Today we are going to start a new topic. After the introduction part of HRM, we will start with a new topic which is known as recruitment and selection. HRM का इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये पता चल जाए कि HR क्या काम करती है, कैसे काम करती है, and why the manpower is so important to an organization. कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट के टाइम पे आपको ये समझ में आया होगा कि कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट इज डिजाइन्ड इन अ वे टू कीप पीपल और बेनिफिट्स, इसलिए इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि लोगों को रिटेन करके रखा जा सके, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रोक करके रखा जा सके, टू कीप देम हैप्पी, टू कीप देम मोटिवेटेड। नाउ टुडे, आज से ये प्रॉपर आपका एचआर वर्कशॉप का एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है, ठीक है? Today's topic is recruitment and selection. What is recruitment and what is selection? We have been using these two words interchangeably, right? आप recruitment का भी मतलब वही समझते हैं और selection का भी मतलब वही समझते हैं ना? लेकिन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अलग अलग चीज होती है. दो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स. सी, जब यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है आप लोगों को हायर करने के लिए, तो क्या बोलती है वो ये कहती है कि ऑल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल. यही बोलती है ना, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल. तो क्या होगा, आपके बीबीएम में से 50 लोग, मान लीजिए कि 50 लोग हैं क्लास में, तो 50 लोग अपना सीवी देंगे अगर वो इंटरेस्टेड है तो, राइट? वो 50 लोग अपना सीवी डाल देंगे प्रोसेस के लिए. बिग बास्केट आती है, मान लो. all those people who are interested candidates can apply. It is always written. Interested का मतलब जिनको करना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एचआर में जो यूज किया जाता है. हर वर्ड जो एचआर टाइप करके देता है उसका एक मीनिंग होता है, एक कारण होता है. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ये उसने लिख दिया. हो सकता है देयर आर स्टूडेंट्स इन योर बीबीएम who will take up higher studies after this, right? Then there are people who will take up business after this, right? But those who are interested, and only those who are interested in jobs, they will apply. इसका क्या मतलब हुआ? आपने अपना सीवी दिया, क्या इसका मतलब सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ. प्रोसेस क्या होता है? सीवी से सिलेक्शन कैसे होगा? लेकिन वो रिक्रूटमेंट कहलाता है. ओके, एंड व्हेन योर सीवी इज गेटिंग सबमिटेड, हो सकता है आपकी सीवी स्क्रीन होगी. अलग अलग जगह पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस अलग अलग होता है. गवर्नमेंट का अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है. प्राइवेट में भी जो छोटी बॉडीज हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अलग है, बड़ी का अलग है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जीडी भी होता है, कुछ में नहीं भी होता है, राइट? सो दैट रिक्रूटमेंट डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शन. Initially, your application will be screened, right? आपका एप्लीकेशन स्क्रीन होगा. हो सकता है कि वहीं पे वो इनअप्रोप्रिएट लगे आपका एप्लीकेशन, राइट? उनको 60% चाहिए होता है, आपका 60% थ्रू आउट नहीं होगा एकेडमिक करियर में. देन दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. इन दैट एप्टीट्यूड टेस्ट, मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं, हो सकता है कि उसमें से 20 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया और the rest 30 will get rejected. After these 20 people, maybe they are first grouped for a discussion, group discussion. अच्छा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? माने क्या डिफरेंस होता है, दैट यू नो. क्यों डिफरेंस होता है, क्यों जीडी को इंक्लूड किया जाता है, बताइए. एन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेट, an online, you just think, an online students, you please switch on your camera, stay in the class as you're supposed to be. बताइए,
ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में क्या फर्क होता है? क्यों ग्रुप डिस्कशन किया जाता है? ग्रुप डिस्कशन में सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो हम आपको भी आगे बढ़ाने। अच्छा, मान लो तुम लोग क्लास में 5 जन हो, ठीक है, क्या सोचते हो? तुम कह रहे हो कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए आई कैन कॉल यू इंडिविजुअली इन माय केबिन। कम्युनिकेशन स्किल भी ना, इंटरव्यू में भी कम्युनिकेशन स्किल होता है, तो ग्रुप डिस्कशन होगा ना, कोई टॉपिक लेगा, उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका वो देखेगा। तो आई कैन आस्क यू टू डू दैट इवन व्हेन आई कॉल यू पर्सनली इन माय केबिन। I'll give you a topic and I'll ask you to explain. I can see your एक पर्टिकुलर पर्सन से सवाल जवाब किया जाता है और ग्रुप डिस्कशन से सारे लोग से। वो तो फॉर्मेट बता रहे हो तुम, लेकिन क्या डिफरेंस, क्यों ग्रुप डिस्कशन होल्ड किया जाता है, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम अगर एज एन एम्प्लॉयर हो, इफ यू आर एन एम्प्लॉयर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन टू यू? ये सोचो, ग्रुप डिस्कशन सबकी वो देखेंगे क्या सब क्या है। फिर वही बात बोल रहे हो, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि आई विल कॉल यू इन माय केबिन। अगर मान लो डाउरी पे तुमको ग्रुप डिस्कशन करने दिया गया, so I can call you in my cabin personally. Interview के time पे भी I will ask you what is your viewpoint on dowry. कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में भी जज हो सकता है, सबसे सीनियर नहीं है। फिर तो कोई कारण होगा ग्रुप डिस्कशन को इंक्लूड करने का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में I told you when I was teaching ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तभी हम आपको बोले कि ह्यूमंस कैसे परफॉर्म करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। मंजीत सर, नो मंजर सर, लैब पीछे ओके। दरवाजा बंद कर दीजिए। तो ग्रुप डिस्कशन का जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे आप लोग को, तब हम बताए थे कि HRM का हम आपको डेफिनेशन बताए थे, तब बताए थे ह्यूमंस दे परफॉर्म बोथ इंडिविजुअली, ठीक है, एंड इन ग्रुप। समझ में आया? और with the growing complexities of business, the way business is proliferating, the way business has taken its shape, there is more emphasis on working of efficient group and team in the organization than people just working alone. लोगों के अकेले काम किए जाने से ज्यादा स्ट्रेस इस बात पे दिया जा रहा है कि लोग ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं का मतलब कि आप क्लास की क्रिकेट टीम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपका इंडिविजुअल बिहेवियर आपका अच्छा हो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंपल्सिव होते हैं, जिनको ग्रुप में दे कैन नॉट कंप्लाई टू द नॉर्म्स ऑफ ग्रुप। आप ग्रुप में हैं किसी, उसका क्या मतलब है? आप ग्रुप की बात मान रहे हैं तभी आप उसके मेंबर हैं। क्रिकेट टीम की ही बात कर लो, एक छोटा सा टीम बना लो, तो उसमें भी तुम लोग, ये तो अंडरस्टूड सी बात होती है ना, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, या टीम कैसे खेलेगी, ये स्ट्रैटेजी। अब उस स्ट्रैटेजी पे हो सकता है कि तुम रेडी नहीं हो रहे हो, नहीं ऐसे नहीं खेला जाना चाहिए। यही चीजें होती है ग्रुप में। दैट यू आर अ गुड एम्प्लॉय, दैट डजंट मीन यू विल वर्क एज एफिशिएंटली एज इन ग्रुप। और इस चीज का बहुत बड़ा फोकस है। हो सकता है कि आप ऑटोक्रेटिक नेचर के हो, ठीक है, आपको जहां ग्रुप में बैठा दिया जाता है आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी ही बात रहे सर्वोपरि, सबसे ऊपर। यू शुड हैव, यू विल हैव द फाइनल से, मेरा लास्ट वर्ड होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ वैसे काम करो। तो ऐसे तो ग्रुप नहीं चलेगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की टीम भी नहीं चलेगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल तुमको HR वर्कशॉप में पढ़ाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ाते समय हम बताएंगे कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअली सारा टारगेट फुलफिल किए, हर स्किल में अच्छे हैं, उनकी रेटिंग बहुत शानदार हुई, लेकिन फिर भी उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी एक एवरेज बंदे के कंपैरिजन में अच्छा नहीं था। वो पूछेगा क्यों? ग्रुप में ऐसा हो वही बात है। एंड दिस योर वर्किंग प्रॉपर्ली एंड nicely in a group, working effectively is preferred more in organizations now.
इसीलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत सारी कंपनीज रखती है। आप जनरली देखेंगे कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को जहां से लिया जाता है जब भी वहां पर ग्रुप डिस्कशन रहता ही रहता है। अब कोई एक दो कंपनी अगर ओमिट कर देती हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन इसलिए रखा जाता है क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का रोल मालूम है कैसे होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा या जो भी उसका मॉडरेटर रहेगा, नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, मॉडरेटर, दैट पर्सन विल रिमेन आउटसाइड। 5-6 लोगों के साथ आपको बैठा दिया जाएगा राउंड टेबल पे और एक टॉपिक दे दिया जाएगा और वो आपको कुछ बताएंगे ही नहीं कि आपको आगे क्या करना है, नहीं करना है, खत्म करना है। आपको 30 मिनट्स का टाइम दे दिया जाएगा, इस 30 मिनट्स में आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और वो साइलेंटली बाहर से बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन, आपको कितना नॉलेज है किसी मैटर के बारे में, और अगर नॉलेज है तो आप उस चीज को पुट फॉरवर्ड कैसे कर रहे हैं। ये समझ में आई बात? तो ग्रुप बिहेवियर, कितने लोग वायलेंट हो जाते हैं ग्रुप डिस्कशन करते समय, ये देखा है ना आपने? फैमिली डिस्कशन में ही देखा। मैनेजमेंट में करेंगे तो हम लोग का कौन बोलेगा? कोई होगा जो वहां जिस कंपनी का जो बंदा होगा, कंपनी का जो स्टाफ, हाँ कोई सीनियर आदमी होगा, वो तुमको बैठाएगा और फिर वो बोलेगा कि अब आप लोगों के जीडी का ये टॉपिक है। दे सी योर लीडरशिप स्किल्स। अभी के टाइम पे, अभी के बिजनेस में लीडरशिप होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। इतनी बातें की जा रही है लीडरशिप के बारे में, तो ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है? देयर विल बी वन पर्सन जो अपने मन से, वो नहीं अपॉइंट करेगा, वो मॉडरेटर नहीं बोलेगा कि लीडर कौन है, तुम लोगों में से किसी एक को खुद उठना पड़ेगा और तुम खुद उठ करके ये बोलोगे कि ओके, द टॉपिक दैट वी हैव गॉट टुडे इज दिस, आई थिंक आई शुड स्टार्ट द टॉपिक एंड with due respect to all the members of my team, I start the topic with my own views according to me. अब समझ में आई बात? ग्रुप डिस्कशन, एंड ग्रुप डिस्कशन वो पॉइंट आपका बढ़ा देगा कि आपने खुद लीड किया। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होगी, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम फंसेगा, तो आप में वो लीडरशिप स्किल है कि आप सामने से आकर के बोलेंगे कि आई विल बी देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आई ये बात? इसीलिए उसके बाद कभी भी ग्रुप डिस्कशन में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 3 + 3 6 होता है, तो सामने वाले का 1 + 5 को हम 6 होने ही नहीं देंगे। होती है ना ये टेंडेंसी? हम चिल्लाने लगते हैं उसके ऊपर, कैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, या ये तरीका नहीं, अरे तुम नहीं जानते हो, चुप रहो। इस तरीके का बिहेवियर इज जस्ट नॉट अप्रिशिएबल व्हेन यू आर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में ये भी देखा जाता है कि आप कितने सिविलाइज्ड हैं जब ग्रुप में कोई बात हो रही है। आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट तब कैसा है जब आपके पॉइंट के अगेंस्ट बात हो रही है ना? जब हमारे फेवर में या हम जो कह रहे हैं वही बात हो रही है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमारे अगेंस्ट बात हो रही है तब हमारा टेम्परामेंट एक्चुअली जज करने लायक होता है। हाउ डू वी बिहेव? Understood? So after this aptitude test, you are given a group discussion. After this group discussion thing, you are screened. मान लो 20 लोग, 10 लोग बैठे ग्रुप डिस्कशन में, तो उसमें से 5 को हटा दिया गया, 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। When you come to interview round, फिर आपका इंटरव्यू होगा, सपोज 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया, तो क्या उसको सिलेक्शन बोलेंगे? No. The selection process is not deemed to be completed until the contract of employment or offer letter is made to you. समझ में आई बात? जब तक आपको contract of employment या offer letter of employment नहीं दिया जाता है, till then your selection process is not deemed to be complete. ये हुआ एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम आपको बिग बास्केट के टर्म्स में समझाए। अब समझिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कैसा प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। कहाँ दिए थे? एमपीएस का एग्जाम दिए थे ना, वो कंप्लीट कर रहे थे, एग्जाम निकल गया। Which on which basis? टीसीएस में लिया गया था, ठीक है। उसमें कहा कि मतलब 10 प्लस फिर होता है। सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे आपका सिलेक्शन, आपका
रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है to go on adding the number of applicants from various sources. Understood? There are lot of ways in which recruitment is done. When I will proceed further in the class, I will teach you कि internal recruitment क्या होता है, external recruitment क्या होता है और कैसे होता है, सबका pros क्या है, cons क्या है. Understood? So advertisement आता है सबसे पहले. You know, advertisement is one source of recruitment. Advertisement आया, interested candidates can apply. ये हमेशा बोला जाता है, हर जगह लिखा जाता है कि interested candidates can apply. So if you are interested, then you will apply. आप अप्लाई करते हैं, आप एक फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में आपको सारा प्रोसेस और सारा डायरेक्शंस और गाइडलाइंस दिया रहता है कि आपको उस फॉर्म को कैसे भरना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए. लेकिन कई जगह पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है. यानी ये मांगा जाता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या एमबीए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं. सुनो, एमबीए है तो आप फॉर्म भर सकते हैं. मान लो तुम एमबीए नहीं हो और तुम ये सिर्फ देखना चाहते हो कि एग्जाम कैसे होता है, तुम भर दिए झूठ बोल करके. ठीक है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ कि आप जितने जगह से एप्लीकेशंस इनवाइट कर सकते हैं वो सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं. लेकिन जब एप्लीकेशन स्क्रीन होता है, यू नो व्हेन स्क्रीनिंग, यहाँ से सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. यहाँ पर क्या लिखा जाता है? ये बोला जाता है ना कि आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, योर थंब इम्प्रेशन शुड बी क्लियर, योर डिक्लेरेशन शुड नॉट बी ब्लर्ड. ये चीजें देखी हैं कि नहीं आपने? फोटो और सिग्नेचर. हाँ, थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन, ये चीजें भी भरवाई जाती हैं और अगर ये ब्लर्ड आती है तो कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन कि इनअप्रोप्रिएट जो एप्लीकेशंस हैं वो पहले ही हटा दिया गया. नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन स्क्रीन हुआ, आपने जो भरा उसके हिसाब से, मान लो तुमने झूठ भी भर दिया है लेकिन उसको तो मालूम नहीं है, but then that body will issue your admit card. एडमिट कार्ड इशू होगा, आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देने जाएंगे. मान लो मेंस है तो मेंस देने जाएंगे, अगर सिर्फ एक एग्जाम है तो एक एग्जाम दोगे. देन your merit list will be prepared from all those who have appeared for that exam and then you'll be called for the interview, right? इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है. समझ में आई बात? इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है और वहां अगर आपको इनअप्रोप्रिएट पाया गया, यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू. यही रीजन है कि इंटरव्यू में मान लीजिए कि 8 सीट है, किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का 8 सीट निकला है तो वो लगभग 3:1 कैंडिडेट बुलाते हैं, यानी 8 3 24. अब समझ में आई बात कि क्यों एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है. इस 24 में मान लो 5 का तो डॉक्यूमेंट ही वेरिफिकेशन में वो स्क्रीन हो गए, तो बाकी जो लोग हैं उनका चांस बनता है. एंड दे कॉल सरप्लस स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज. हर कैटेगरी में वो सरप्लस स्टूडेंट्स को बुलाते हैं. दूसरी बात, इंटरव्यू स्क्रीन हुआ. इंटरव्यू के टाइम पे मान लीजिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया. ठीक, फाइनल लिस्ट में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, क्या तुम सिलेक्ट कहलाओगे? हाँ. No. Just now I told you that contract of employment is very important. Your offer letter is very important. इसके बाद इंटरव्यू के सिलेक्शन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना? गवर्नमेंट में. हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. क्यों होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बताओ. फिजिकली कितना फिट है वो कैंडिडेट, ये वो फिजिकली फिट है. देखो, देयर आर सम जॉब्स जैसे कि एयरफोर्स का एसएसबी, आर्मी, पुलिस, इन चीजों में बहुत रिगरस ट्रेनिंग चाहिए होती है. ठीक है. लेकिन अदरवाइज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उसमें भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. किसी को चश्मा है, किसी की हाइट कम है,
किसी की ओबेसिटी है, ये चीजें तो आप देख सकते हैं, लेकिन किसी को टीबी है, ये देख सकते हो क्या बिना फिजिकल एग्जामिनेशन के? और अगर टीबी वाला पेशेंट अंदर आया तो होगा, एकदम सही बात है, ये दूसरों को भी इन्फेक्ट करेगा। तो एक पॉइंट ये होगा कि कोई भी कॉन्टेजियस डिजीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है कि कोई कॉन्टेजियस डिजीज, अब कोरोना के टाइम पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ने एग्जाम दिया, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने 72 आवर्स पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मांगा। क्यों मांगा? मान लो वो कोविड है, इंटरव्यू देने आया और बाकी सारे लोगों को इंटरव्यू हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के स्टाफ को इंटरव्यू हो गया। अच्छा, ये तो एक बात हुई कि कॉन्टेजियस है इसलिए। इसके अलावा और दूसरा एंगल सोच के बताइए, पढ़ा चुके हैं तुम लोग को इसलिए पूछ रहे हैं। वो सेलेक्ट हो जाता है, फिर जैसे उसको कोई बीमारी है तो फिर वो तो जाएगा ना, कहाँ जाएगा? तो बढ़ जाएगा ना, बीमारी है तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है, मैन पावर का शॉर्टेज, और मान लो चलो ठीक ही हो गया, ठीक हो जाने वाली बीमारी है, तो ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? पूरी तरह फिट ना है, हाँ, एक मंथ बाद हो जाने वाला है तो तुम लोग को कोई एक्ट पढ़ाए थे हम सोशल सिक्योरिटी में? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पढ़ाए थे? अब ये बताओ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होने का क्या मतलब होता है? कि तुम्हारा उस नेचर ऑफ जॉब की वजह से तुमको बीमारी हुई है, जैसे कैंसर नेचर ऑफ जॉब की वजह से हुआ है, एस्बेस्टस फैक्ट्री में एस्बेस्टोसिस होता है क्या? तो तुम अनवारंटेड क्लेम्स कर सकते हो कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में आके? मतलब बीमारी तुम बाहर से लेकर के आ रहे हो और कॉम्पेंसेशन सारा तुम क्लेम कर दोगे इस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हेवी चार्ज देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो बंदा ज्वाइन कर ले और फिर क्लेम करे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में बीमार हुए हैं, मुझे कोई बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह का सारा का खर्चा, तो सारा रिसोर्स कौन खर्च करेगा? कंपनी। जबकि बीमार क्या है, वो पहले से है, यानी वो बाहर से बीमार था। अब समझ में आई बात कि किसी भी तरीके का अनवारंटेड क्लेम से बचाने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फिजिकल एग्जामिनेशन को सबसे पहले कर लेते हैं ताकि एम्प्लॉयज को भी किसी तरीके का कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ठीक है, कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि भाई हम छट गए बाद में, और कुछ बाद में करती है। अंडरस्टूड? सो ये जब फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, उसके बाद जब सब कुछ फाइनल होने के बाद आपका अप्रूवल होता है ऑफर लेटर का, व्हेन यू गेट दैट ऑफर लेटर देन योर सिलेक्शन इज डीम्ड टू बी डन। यही डिफरेंस होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सिलेक्शन मतलब रिक्रूटमेंट में कोई भी ये हो सकता है, सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि सबका सही। बिल्कुल। Recruitment is adding as many number of applicants as possible through various sources. I will make you write, don't worry. Next class में लिखवा देंगे. From various sources. लेकिन selection is choosing the best suitable candidate out of the people. ठीक है? ये होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस। सिलेक्शन का भी बहुत सारा स्टेप्स होता है और रिक्रूटमेंट बहुत सारे, दो टाइप्स का होता है रिक्रूटमेंट, जिसको अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और एक और अच्छा सा कोई एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसे कैसे होता है। अंडरस्टूड? आई विल मेक यू राइट, डोंट वरी। एक क्लास का लेक्चर एंड देन अनदर क्लास आई विल मेक यू राइट सो दैट यू हैव इट इन रिटन। पहले समझ जाओगे तो पढ़ खुद ही लोगे। ठीक है, चलो विल एंड द क्लास हियर।